गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और उस क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग समझा था। उसमें हमने कैश आइटम और नॉन कैश आइटम्स हमने उसमें समझे थे। हमने उसमें इनफ्लो समझा था, हमने उसमें आउटफ्लो समझा था, और हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, उसका वेटेज क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस की थी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको वो एक बार रिव्यू करा दूं कि हमने लास्ट में क्या क्या उस टॉपिक में समझ लिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ पर कोई लास्ट टॉपिक से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है, हम इस चैप्टर की बना रहे हैं। और इस सेकंड वीडियो में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। मैंने वहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स आपको एक नॉर्मली बता दिया था, ब्रीफ कर दिया था। आज मैंने एक एक आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है और उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर देता हूं। तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, यानी कि जब हमारे पास में 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसे हम ओपनिंग कह सकते हैं, जिसे हम क्लोजिंग कह सकते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, या ओपनिंग ईयर या क्लोजिंग ईयर, या हमारे पास में 16, 17, 18, 19, या मैं कहूं हमारे पास में 19 और 20, इस तरीके से 2 इयर्स का डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। उस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी किसकी, कैश की और कैश इक्विवेलेंट की। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन से आइटम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, या कौन से आइटम्स कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। क्योंकि अगर हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स क्लियर कट पता नहीं होंगे तो कंफ्यूजन ये होती है कि इनमें से अगर हमने कोई भी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेकर के चले गए, क्योंकि इसमें से कुछ आइटम ऐसे लगते हैं जैसे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ जाते हैं। तो अगर हम ये क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से करंट एसेट्स के आइटम्स हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएंगे, और बाकी सारे आइटम जो करंट एसेट्स के बचेंगे उन्हें उठा करके हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भेज देंगे। तो अब ये चीज अगर क्लियर नहीं होती है तो प्रॉब्लम ये जाती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा आंसर सही नहीं आ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम को डिस्कस करें। पहला आइटम मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैश एट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकायदा उसमें क्लियर कट लिखा होगा। कैश एट बैंक, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड लिखा हुआ चेक एंड ड्राफ्ट ऑन डिमांड, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। तो चेक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ड्राफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मेरी कंपनी है और मुझे लगता है कि मैं मेरी कंपनी के अलावा अगर किसी दूसरी कंपनी में भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मुझे वहां से भी ग्रोथ हो सकती है, वहां से भी मुझे पैसे मिल सकते हैं जो मेरे लिए कह सकता हूं कि करंट में मेरे लिए एक इनकम का सोर्स हो सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने शॉर्ट टर्म में किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। सपोज कर लीजिएगा कि मैं टाटा की बात करूं, मान लीजिए जो टाटा है, तो मान लीजिए उन्होंने कुछ पैसे पेटीएम में लगा दिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने वहां किया हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिन्हें हम आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स। कुछ कंपनियां बॉन्ड्स के चलती हैं। तो ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लियर हो जाता है। वो बात करते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। अगर हमने थोड़े समय के लिए पैसे बैंक में रखे हैं और हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम उन पैसों को इन कैश करवा सकते हैं, तो वो सारे आइटम भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, यानी कि बैंक में जो आपने पैसे जमा किए हुए हैं, जब भी आप डिमांड करेंगे तो वो पैसे आप वहां से निकाल सकते हैं, यानी कि उन पैसों पर बैंक का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम इतने समय के बाद ये पैसे आपको
पे ऑफ करेंगे, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और उनकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो, यानी कि जब हम ऐसा करें तो हमें कुछ कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम मेरा समझाने का पर्पस ये है कि मैंने आपसे कहा कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में 2019 के डाटा है और मेरे पास में 2020 के डाटा है, 19 के और 20 के डाटा है। तो 19 के जो डाटा है ये मेरे लिए कहलाएंगे ओपनिंग, ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, ओपनिंग, और ये मेरे लिए कहलाएंगे क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग की जब मैं बात करूं तो 2019 के ओपनिंग की बात करूंगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से जरूरी नहीं है ये पूरे के पूरे आइटम्स हो सकता है वहां पर एक हो सकता है वहां दो हो सकता है वहां तीन हो सकता है वहां सारे हो। तो जितने भी 2019 में क्वेश्चन के अंदर इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उनका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, और क्लोजिंग में जो भी होंगे उनका हम टोटल कर लेंगे। और जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि जहां पर हम ओपनिंग को नेट चेंज में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ओपनिंग को नेट चेंज में ऐड कर देंगे और वो क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मेरा पर्पस ये है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझाने का मेरा पर्पस ये है कि जब तक ये आइटम्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कैश फ्लो का आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपका मेन फोकस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर अभी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं कंपनीज। बेसिकली हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली जो बनाते हैं वो बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाती हैं। जरूरी ये नहीं है कि कंपनियां बनाती हैं, भाई उनके लिए तो लीगली प्रोविजन है, वो हम कंपनीज एक्ट में जब जाएंगे तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हैं, क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन को जानना चाहते हैं तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हैं। यानी कि ये भी मैंने लास्ट जो लेक्चर मैंने दिया था, लास्ट जो वीडियो मैंने आपको पोस्ट किया हुआ है उसमें इसके बारे में आप समझ सकते हैं। अब मैं समझाने ये वाला हूं कि कंपनीज जो है हमारे पास में वो फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में समझाऊं उससे पहले मैं आपको मोटिव बताऊं। मैं मोटिव मेरा समझाने का ये है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये आइटम इन्वेस्टिंग है, यहां लिख रहा हूं, यहां पर मैं ऑपरेटिंग लिख रहा हूं। तो अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट नहीं करूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत इसलिए हो सकता है कि ये ऑपरेटिंग में भी है, ये इन्वेस्टिंग में भी है, ये ऑपरेटिंग में भी है और ये इधर फाइनेंसिंग में भी है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आइटम कहां पर आना चाहिए? तो ये डिसाइड करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये समझ लें कि फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है और नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है। अब मैं डिस्कस करता हूं फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी का मोटिव यहां पर ये समझना है, जहां पर मेरा मेन मोटिव ही शेयर्स में, सिक्योरिटीज में डील करने का है, जहां पर मेरा मेन मोटिव ही शेयर्स और सिक्योरिटीज में डील करने का है। बेसिकली जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है इनका मेन मोटिव ही होता है सिक्योरिटीज में डील करना। जब ये सिक्योरिटीज में डील करेंगे, जब ये कैश में डील करेंगे, जब ये डिपॉजिट्स लेंगे, जब ये एडवांसेस लेंगे, या मैं कहूं जब ये डिपॉजिट्स लेंगे और एडवांसेस लोगों को, लोन लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हमें ये समझना होगा कि ये फाइनेंशियल कंपनी है। और अगर फाइनेंशियल कंपनी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी कंपनी है। अगर आप समझ गए ये फाइनेंशियल कंपनी है तो उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इस पोर्शन को हटा देते हैं। आप ये समझेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये जो आइटम्स हैं ये आइटम्स हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम्स होंगे और ये सारे के सारे आइटम ऑपरेटिंग में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलेगा और मेरा मेन मोटिव ही यही है। और अगर मेरा मेन मोटिव यही है तो इंटरेस्ट रिसीव भी ऑपरेटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने वहां पर मान लीजिए पैसे मैंने किस में लगाए हुए हैं, शेयर्स में लगाए हुए हैं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रीफरेंस शेयर्स में लगाए हुए हैं तो भी डिविडेंड मिलेगा। मैंने अगर
किसी को लोन के रूप में पैसा दिया हुआ है तो वहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में पैसे लगाए हुए हैं तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से ये ऑपरेटिंग हो जाता है। और इसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी से पैसे लिए हुए हैं लोन के रूप में तो मैं वहां पे इंटरेस्ट पे करूंगा, डिवेंचर के रूप में मैंने लिए हुए थे मैं वहां पे इंटरेस्ट पे करूंगा। और अगर मैंने सिक्योरिटीज में से शेयर्स के रूप में लिए या प्रेफरेंस के रूप में लिए तो मुझे वहां पर डिविडेंड पे करना होगा। इस तरीके से ये आइटम्स मेरे लिए कहां पर चले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये आइटम्स में एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से ये आइटम्स कहां जाने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि अगर वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है कि वो अदर देन बैंकिंग, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर देन इंश्योरेंस कंपनी अगर ये है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कैसी कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। अगर वो सिक्योरिटी शेयर्स इन सब में डील नहीं करता है, डिपॉजिट एडवांसेस में डील नहीं करता है तो नॉन फाइनेंशियल है। और अगर नॉन फाइनेंशियल है तो मैंने जो भी ऑपरेटिंग के जो आइटम्स मैंने आपको डिस्कस किए यहाँ पर, ये 2 आइटम्स इन्वेस्टिंग में जाएंगे और ये 2 आइटम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि मेरा मेन मोटिव यहाँ पर पैसे लेना और देने का नहीं है। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है कि मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में काम कर रहा हूँ, ये मेरा मोटिव है। और जब ये मेरा मोटिव है तो ये मेरा मेन मोटिव नहीं है। हाँ, मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कहीं पर कि मुझे अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता है या फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट करके वहां से आसानी से पैसे कमा सकता हूं, तो मेरा मेन जो पर्पज है वो है इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग से अगर मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो ये फिर सब कहां चले जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी से पैसे लिए हुए हैं, भाई मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से पैसे लेके आ जाऊंगा। मैं बाहर से पैसे लेके आ जाऊंगा तो पैसे किसके माध्यम से लेके आऊंगा, वो पैसे मैं बोरोइंग के माध्यम से लेके आ सकता हूँ, वो पैसे मैं डिवेंचर्स के माध्यम से लेके आ सकता हूँ, वो पैसे मैं शेयर्स के माध्यम से लेके आ सकता हूँ। तो डेफिनेटली जो मेरे शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेरे डिवेंचर होल्डर्स होंगे, जो मेरे प्रीफरेंस होल्डर्स होंगे, मुझे उनको पे ऑफ करना होगा। और उनको मैं क्या पे ऑफ करूंगा, तो उनको मैं इंटरेस्ट पे ऑफ करूंगा और डिविडेंड पे ऑफ करूंगा। इसलिए जब मैं पे ऑफ करूंगा तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपना जो फाइनेंस है यानी अपने जो पैसों की व्यवस्था की है तो वो आइटम फाइनेंसिंग में जा रहे हैं। इसलिए उससे रिलेवेंट ये जो आइटम है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम कहे जाएंगे। इस तरीके से आप फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी को समझ गए होंगे। अब मेरे पास में जो थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग में मेरे पास में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन्स होते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या। जहां पर मेरा मेन मोटिव बिजनेस में जो मेरा मेन मोटिव है उसको छोड़ करके अगर मैं दूसरे काम कर रहा हूं वो सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग कहलाएंगे। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से हम समझेंगे कि वो ऑपरेटिंग है, किस तरीके से हम समझेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग है। सपोज कर लीजिएगा एक साड़ी यानी कि साड़ी का एक मॉल बेसिकली, और ये साड़ी का मॉल है। इनका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, इनका मेन बिजनेस है कि ये साड़ी सेल आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो दुल्हन यानी कि जो दुल्हन और जो दूल्हा होता है यानी कि जो ब्राइडल की हम बात कर ले उनके ये लहंगे और ये शेरवानी वगैरह सेल आउट करते हैं। तो इनका मेन जो मोटिव है बिजनेस में वो क्या है, दुल्हन के लहंगे बेचने का, उनकी साड़ियां बेचने का है, ये इनका मेन मोटिव है, ठीक है। तो इसे मैं कहूंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन आप बताइए, जब कोई किसी साड़ी मॉल से या इतने बड़े मॉल पे जाकर के कोई 20,000 30,000 रुपए की साड़ी खरीदता है, कोई 50,000 60,000 1 लाख रुपए का लहंगा खरीदता है, तो आप बताइए कि वो उस लहंगे को खरीद करके उसकी अगर स्टिचिंग की बात आती है, उसकी सिलाई कढ़ाई की बात आती है, तो क्या वो किसी गली मोहल्ले में जाकर के उसको सिलवाएगा?
क्योंकि अगर वो किसी गली मोहल्ले में जाकर के सिलवाएगा तो जो उसने 60,000 1 लाख रुपए खर्च किए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसे उतनी अच्छी स्टिचिंग या सिलाई करके नहीं दे पाएंगे, या उसे वो इतनी अच्छी फिटिंग करके नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शॉपकीपर है, जो मॉल का ओनर है, उससे कस्टमर ने कहा कि सर आपके यहाँ से साड़ी तो हमने खरीद ली, अब हमें इसका ब्लाउज बनवाना है और हमें मान लीजिए आज ही चाहिए, तो अब हम कहाँ किसी को ढूंढेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों न आप इस मॉल में ही एक छोटा सा शॉप, क्यों न इस मॉल में ही एक छोटा सा शॉप साइड में कर लें, जहां पर अच्छे जो साड़ी सिलने वाले लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उन लोगों को आप बिठाएं और यहाँ पर जो हमने साड़ी खरीदी है, जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है 2,000-3,000 रुपए, वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से ही फिटिंग करके वो चीज दी जाए, ताकि हम शाम को शॉपिंग करके लौटें तो हम वो चीजें लेकर के घर निकल जाएं, हमें कहीं गली में, हमें कहीं आसपास घूमने की जरूरत ना पड़े, और जो 60,000 रुपए 1 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए हमारे वेस्ट ना हो, हम ये चाहते हैं। तो उस साड़ी मॉल के ओनर ने छोटा सा शॉप स्टार्ट किया, बढ़िया उसके अंदर एसी लगवा दिया, बढ़िया उसके अंदर लाइटिंग, बढ़िया अच्छे ड्रेसअप में उसने जो उसके कहना चाहिए जो टेलर हैं बिल्कुल वो सब लोग यहाँ पर बैठा दिए, और वो सब लोग जो साड़ी और सेल आउट यहाँ से होती हैं उनकी फिटिंग करके वो यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप बताइए कि ये मेन मोटिव था उस बिजनेस का, या ये मेन मोटिव था? अगर ये नहीं होता तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इस मोटिव के साथ ये मोटिव काम कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ से उसे कोई इनकम होती है, यहाँ से अगर कोई उसे इनकम होती है, या यहाँ पर अगर कोई खर्चे होते हैं, तो इन खर्चों को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये कौन से खर्चे हैं? ये खर्चे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब खर्चे क्या होंगे भाई? जो आपने यहाँ पे शॉप है तो इस स्पेस का रेंट हो गया, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपने एसी लगाया हुआ उसका मेंटेनेंस करेंगे, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग हमारे पास इनकम हो जाएंगी कि जब वो यहाँ पे ये सब चीजें करेंगे तो उसके बदले में जो उन्हें पैसे रिसीव होंगे कस्टमर से 2-3 हजार रुपए पर कस्टमर से, वो जब अलग से लेंगे तो वो यहाँ पर इनकम्स बन जाएंगे। ये मैंने क्या एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश की है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। अब मैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से बताऊं, एक्सपेंस लॉसेस तुमने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई बोरोइंग की हुई है, उस पर अगर आप खर्चे कर रहे हैं, तो आप बताइए जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी तो 11th क्लास में क्या आपने ये नहीं पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी इंटरेस्ट को उठा करके आप भेज देते थे ना? भेज देते थे। तो अब आप बताइए अगर आपने जो भी इंटरेस्ट थी सब उठा करके वहां पे भेज दी, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे कैसी है? नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे भेजनी चाहिए थी क्या? नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने यहाँ भेज दी है तो इनकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा, जबकि उनको तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। इनका एडिशमेंट भी हमें करना पड़ेगा आगे चल करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो इसलिए हमें वहां क्वेश्चन जब हम सॉल्व आउट करेंगे उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो आइटम्स हैं ये कौन से आइटम्स हैं। तो ये आइटम्स हमारे पास में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिस्काउंट या लॉस, इशू ऑफ डिवेंचर्स जो हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे हमने डिवेंचर इशू किए 1 लाख रुपए का डिस्काउंट हुआ, हमने धीरे धीरे 10 सालों में उसको राइट ऑफ कर लिया, तो 10-10 हजार रुपए जो हर साल राइट ऑफ कर करके पी एंड एल अकाउंट में भेजते जा रहे हैं, वो पी एंड एल में नहीं भेजना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये हमारे पास में हो गए। इसी तरीके से हमारे पास में क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास में इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन में लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप बताइए जो एसेट आपने खरीदी थी, क्या वो एसेट आपने इसलिए खरीदी थी कि आप उसको बिजनेस में खरीदेंगे बेचेंगे? अरे भाई अगर उस एसेट को खरीदते बेचते तो वो आपके लिए फिर एसेट नहीं होती, वो आपके लिए गुड्स बन जाती है, गुड्स बन जाती है वो ऑपरेटिंग में चला जाता। लेकिन हमने वो एसेट बेच दी, किस लिए बेच दी? मान लीजिए वो एसेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी, या फिर वो हम ये कह सकते हैं हम उस एसेट को चेंज करके उसकी जगह पर नई एसेट लेके आना चाहते थे। टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो गया था, वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई थी, डिग्रेडेड हो गई थी, हम उसको अपग्रेड करना चाहते थे। इस तरीके से
वो एसेट हमने जब बेची तो उस पर अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है, अगर उस पर हमें प्रॉफिट हो जाता है या हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आएंगे। और इंटरेस्ट और रेंट और डिविडेंड रिसीव, अब देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया होगा वहां से इंटरेस्ट मिला होगा, तो ये हमारे पास में इंटरेस्ट हो, रेंट हो, डिविडेंड हो, जब मैंने लिखा है आगे इन्वेस्ट ऑन अदर कंपनीज, अगर दूसरी कंपनी में शेयर्स वगैरह और डिवेंचर्स वगैरह में पैसे लगाए हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आज का जो क्लास था उस क्लास में मैंने आपको कोशिश की है सिखाने की कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम्स की। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे बिना इसके नहीं होगा। उस समय मैं आपसे कहूंगा कि मेरा जो वीडियो है पुराना वहां जाकर के देख लीजिएगा। इसी तरीके से जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन सब की बात करेंगे, जब आप ऑपरेटिंग पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा, जब आप इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, जब आप फाइनेंसिंग पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, और जब आप क्यूमुलेटिव करके पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तब भी ये काम आएगा। इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिना इसके हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें कौन से आइटम को क्या समझना चाहिए या क्वेश्चन में हमें कौन से आइटम को कौन से एक्टिविटीज में लेकर के जाना चाहिए। अब जो हमारा थर्ड वीडियो जो आएगा उस थर्ड वीडियो के अंदर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो हमें ऑपरेटिंग करना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि पहले हमें इन्वेस्टिंग पढ़ना चाहिए, फिर हमें फाइनेंसिंग पढ़ना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग पढ़ना चाहिए। कैश फ्लो को समझना बहुत आसान हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग समझेंगे तो कैश फ्लो को समझना मुश्किल होगा। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में समझाऊंगा। तो जो भी कोई आपको डाउट होता है तो आप बाकायदा कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है, वो मैं आपको अगली बार जब भी डाउट सेशन लूंगा तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस करके उसमें आपके डाउट्स को भी लूंगा। ठीक है, गुड नाइट। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को विराम करता हूँ, समाप्त करता हूँ। सत श्री अकाल, जय हिंद।